डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ कांत त्रिपाठी आप सभी का पुनः डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि हम अनुमान प्रमाण जो हमारी पेपर संख्या 102 की छठी इकाई है, इसका अध्ययन हमने शुरू किया था पिछली कक्षा में, और हमने जाना था कि अनुमान क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अनुमान की उपयोगिता क्या है, और इसको प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की यात्रा के रूप में हमने समझा था कि किस प्रकार जो हमने देखा कि प्रत्यक्ष प्रमाण एक है, यानी प्रत्यक्ष यदि आपको कोई एक उदाहरण या फिर कोई एक चिन्ह दिखता है, जैसे हमने पर्वत पे धुएं के उठने वाली जो एक घटना का आपको उदाहरण दिया था, तो वहाँ हमने समझाया था कि किस प्रकार प्रत्यक्ष से हम जो अप्रत्यक्ष है, और अप्रत्यक्ष क्या है, वो है अनुमान। ये हमने पिछली कक्षा में समझा था। तो इसी श्रृंखला में इस संवाद सत्र को आगे बढ़ाते हुए विद्यार्थी मित्रों, आज हम जानेंगे अनुमान प्रमाण में आगे की चीजें। तो हम इसकी परिभाषा को समझ रहे थे, और परिभाषा हमने देखी थी कई दार्शनिकों के अनुसार क्या परिभाषा थी। तो अभी हम इसकी श्रृंखला आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि पाश्चात्य तर्कशास्त्र के अनुसार अनुमान की क्या परिभाषा होती है। तो पाश्चात्य तर्कशास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों के अनुभव के आधार पर सामान्य व्याप्तियों का निर्माण कर लेना अनुमान कहलाता है। कैसी? तो आप देखिए, कैसी परिस्थितियों का अनुभव? तो सामान्य व्याप्तियों का। ठीक है, कैसी का? सामान्य व्याप्तियों का। ठीक है, व्याप्तियों से आप क्या समझते हैं? व्याप्तियों, जैसे हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं व्याप्त होना। व्याप्त होना जैसे ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, ये उदाहरण हम समझते हैं कि जो ईश्वर है वो जो है कि ओमनी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब कि सर्वत्र व्याप्त। तो ये व्याप्तियां, वहीं से आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि व्याप्तियों का यहाँ क्या अर्थ होगा, और सामान्य व्याप्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो सामान्य व्याप्तियों का निर्माण कर लेना अनुमान कहलाता है, ऐसा हम समझते हैं पाश्चात्य तर्कशास्त्र के अनुसार। ठीक है, अब इसमें देखिए, तल्लिंगी लिंग पूर्वकम अनुमानम, अर्थात किसी हेतु या लिंग, लिंग का मतलब चिन्ह से समझिएगा। ठीक, हेतु या चिन्ह के ज्ञान। किसके ज्ञान? हेतु या लिंग। तो हेतु या लिंग यहाँ एक प्रकार के ही शब्द हैं, समानार्थक शब्द के रूप में ही प्रयुक्त हुए हैं। तो हेतु या लिंग के ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी। अब कोई चिन्ह है, उसको धारण करने वाला कोई लिंगी होगा। ठीक है, तो लिंगी का ज्ञान क्या है? वही अनुमान होता है। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं। तल लिंगी लिंग पूर्वकम। ठीक है, तल लिंगी लिंग पूर्वकम अनुमानम, अर्थात किसी हेतु, ठीक, हेतु मतलब साधन, साधन भी समझ सकते हैं आप हेतु को। ठीक, तो हेतु या लिंग के जो ज्ञान है, उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी का जो ज्ञान होगा, वो क्या होगा? वो अनुमान होगा। एक बार फिर से देखते हैं। पाश्चात्य तर्कशास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों के अनुभव के आधार पर सामान्य व्याप्तियों का निर्माण कर लेना अनुमान कहलाता है। ये किसके अनुसार हो गया? तो ये पाश्चात्य जो है तर्कशास्त्र के अनुसार। तो पाश्चात्य मतलब क्या होता है? वेस्टर्न। ठीक है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वेस्टर्न, यानी पश्चिमी या फिर पाश्चात्य। ठीक है, बाद में आने वाला। ठीक, तल्लिंगी लिंग पूर्वकम अनुमानम, अर्थात किसी हेतु या लिंग के ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी का ज्ञान अनुमान होता है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में भी, कई पिछली जो हमने कक्षाएं चलाई, उसमें कहा कि दर्शन में शब्दों का बहुत महत्व होता है। कहाँ पे कौन सा शब्द प्रयुक्त करना है, विशेष रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ तल लिंगी लिंग पूर्वकम है, ये एक सूत्र हो गया, जिसको यदि आप याद कर लें तो ये लिखने से एग्जामिनर होगा जो कॉपी चेक करेगा, वो बड़ी सरलता समझ जाएगा कि हाँ, आपको सूत्र तो पता है। ठीक, अब वहां पे अनुमानम लगाया, उसके बाद इसका अर्थ समझाया कि किसी हेतु
यानी चिन्ह या साधन, ठीक, किसी हेतु, चिन्ह, साधन या लिंग के ज्ञान से उस लिंग को धारण करने वाले लिंगी। अब लिंग को धारण करने के लिए एक लिंगी की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो वो लिंगी जो लिंग को धारण करता है वही क्या है, वही अनुमान है, ठीक है। उसी लिंगी जो लिंग को धारण कर रहा है वो ज्ञान ही अनुमान है, ऐसा आप समझिएगा, ठीक है। अब यहां देखिए, हमने पढ़ा कई सारे दार्शनिकों को, उसमें हमने गौतम ऋषि को भी समझा था पिछली कक्षाओं में। तो गौतम मुनि के अनुसार अनुमान तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक होता है। कैसा होता है? तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक अनुमान होता है। किसके अनुसार? गौतम ऋषि के अनुसार, ये याद रखिएगा, ठीक है। गौतम मुनि के अनुसार अनुमान तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक होता है, ठीक है। तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक, ये शब्द याद रखिएगा, ठीक। अब अगर आप इतना ही याद कर लें तो ये गौतम ऋषि के अनुसार जो एक परिभाषा है वो जस्टिफाई हो जाएगी, ठीक। अनुमान तत्वपूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक होता है। किसने बताया? तो गौतम ने बताया, गौतम मुनि, गौतम ऋषि, ठीक है, न्याय दर्शन के जो प्रणेता हुए, ठीक। अब अनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की यात्रा है। जब ये लेक्चर हमने शुरू किया तो हमने स्टेटमेंट बोली थी कि जो अनुमान ज्ञान है वो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की यात्रा है। तो प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की यात्रा का सबसे अच्छा, सीधा, साधारण जो उदाहरण आपको दर्शन में मिलेगा वो यही है कि जैसे कहीं दूर पर्वत पर धुआं उठ रहा है तो धुएं का हमने देखा, उसका साक्षात्कार किया, उसको प्रत्यक्ष हमने अपने नेत्रों से देखा, वो प्रत्यक्ष हो गया, ठीक। अब अप्रत्यक्ष क्या है? तो वो है अग्नि, वो हमें दिख नहीं रही है। तो प्रत्यक्ष यानी वो धुआं, वो प्रत्यक्ष हो गया। और अप्रत्यक्ष की यात्रा यानी उसको साधन बना के जो दूसरा अप्रत्यक्ष है उसको जब हम साध रहे हैं या उसको समझ रहे हैं तो वो क्या है? वो है अग्नि, और अग्नि का ही अनुमान हमने लगाया था। अब हम इसको आगे समझेंगे कि जो हम पिछली बार आपसे 3 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट की बात कर रहे थे कि इसको प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई पर्वत पर जो धुआं उठ रहा है तो वह अग्नि की ओर संकेत कर रहा है, तो उसके लिए स्टेटमेंट थी। आज हम उसको समझेंगे, आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, ठीक। तो अनुमान ज्ञान प्रत्यक्ष की यात्रा है, इसको याद रखिएगा, ये बड़ी काम की चीज है। अब यहाँ प्रत्यक्ष से आप केवल धुआं समझिएगा और अप्रत्यक्ष से आप अग्नि समझिएगा, ठीक है। अब अनुमान जन्य ज्ञान या परोक्ष ज्ञान, ठीक है, क्या होता है? अनुमान जन्य ज्ञान होगा। अनुमान मतलब कि जिसको आप कहते हो ना कि भाई गैस करना, इन्फरेंस, वो सारी चीजें। तो अनुमान जन्य ज्ञान या परोक्ष ज्ञान, ठीक है, क्या होता है? अनुमान ज्ञान होता है, ठीक है। ये अनुमान प्रमाण की ही सारी परिभाषाएं हैं विभिन्न प्रकार की, इसको आप याद करते चलिए, ध्यान में रखते चलिए, ठीक। अनुमान ज्ञान का आधार क्या होता है? व्याप्ति होता है, ठीक। अभी ये पिछली स्लाइड में हमने देखा था ना कि क्या व्याप्तियां, सामान्य व्याप्तियों, ये पाश्चात्य के अनुसार है, लेकिन जब भारतीय में आएंगे तो इसमें थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे तो अनुमान ज्ञान का आधार व्याप्ति है, ठीक है। अब यहाँ पे सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जब आप पाश्चात्य की बात करेंगे, पाश्चात्य तर्कशास्त्र, तो वहां सामान्य व्याप्तियों की बात कही गई है, लेकिन जब आप भारतीय दर्शनों की बात करेंगे तो अनुमान ज्ञान का आधार केवल व्याप्ति होता है, व्याप्ति, ठीक, उसके आगे सामान्य नहीं लगता। तो अब ये क्या है? अनुमान प्रमाण के द्वारा प्राप्त पदार्थों का ज्ञान। अब अनुमान प्रमाण जो है उसके माध्यम से हमको कुछ पदार्थों का ज्ञान होता है, तो वो किस प्रकार से होता है इसको हम समझते हैं। तो जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात होने की योग्यता रखने पर भी अविद्यमान या दूरस्थ, दूरस्थ का मतलब क्या होता है? दूर स्थित हो कोई, ठीक है, दूर स्थित से दूरस्थ शब्द निर्मित हुआ है। दूरस्थ होने के कारण ज्ञात नहीं हो पाते। अब कैसे ज्ञात नहीं हो पाते? तो सब आप यही समझ लीजिए कि जब हम पर्वत पे देख रहे हैं नीचे खड़े होके, तो हमने धुआं तो देख लिया, धूम तो देखा, लेकिन अग्नि हम नहीं देख पा रहे, उसका साक्षात्कार नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो दूरस्थ है। तो
यही बात यहां कह रही है, उसी उदाहरण को समझा दिया एक प्रकार से कि जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात होने की योग्यता रखने पर भी अविद्यमान या दुरस्त होने के कारण ज्ञात नहीं हो पाते। अब यहाँ पे लिख रहा है कि इंद्रियों द्वारा ज्ञात होने की योग्यता। अब इस शब्द समझिए, अग्नि को नेत्रों से देखा जा सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति में जब वो पर्वत पे इतनी ऊंचाई पे जल रही है तब नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो वही बात यहां कह रहा है, जो इंद्रियों द्वारा ज्ञात होने की योग्यता रखने पर, यानी कि अग्नि, उदाहरण से समझा रहा हूं, यानी कि अग्नि रखने पर भी अविद्यमान या दूरस्थ होने के कारण ज्ञात नहीं हो पाती, तो उसके लिए हमें अनुमान की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए अनुमान प्रमाण द्वारा प्राप्त पदार्थों का ज्ञान इसकी हेडिंग है, ठीक है। अब दूसरी तरह से इसको समझिए कि अथवा जिनमें इंद्रियों से ज्ञात होने की योग्यता नहीं होती, ठीक है। यह भी बात है, दोनों ही बातें हैं। एक तो दूरस्थ होने के कारण या अविद्यमान होने के कारण इंद्रियों के संपर्क में नहीं आ पा रही है, ठीक है। और दूसरी बात यह भी है कि जिनमें इंद्रियों से ज्ञात होने की योग्यता नहीं होती है, ऐसी वस्तुओं का भी हम अनुमान लगाते हैं या अनुमान प्रमाण के माध्यम से उन्हें सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो ये है बात। अब देखिए, अब इसमें आपको मैं बता रहा था कि स्टेटमेंट्स की बात कर रहा था, तो आप समझिए कि अनुमान को समझने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या क्या है, देखिए, पक्ष है, साध्य है और हेतु है, ठीक। तो पक्ष क्या है भाई? जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। कोई एक वस्तु होगी जिसके संबंध में हम अनुमान लगाएंगे, तो वो पक्ष हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या है? साध्य, जिसे पक्ष के संबंध में सिद्ध किया जाता है। पक्ष के संबंध में जिसे सिद्ध किया जाए वो क्या है? वो साध्य है, ठीक। अब तीसरी चीज क्या है? हेतु। हेतु के लिए हमने बहुत पहले आपको बोला था चिन्ह, चिन्ह, सिंबल या फिर साइन किसी प्रकार का, ठीक है। तो जिस चिन्ह के द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है वो क्या है? वो हेतु होता है। एक बार फिर से देखिए, पक्ष, साध्य और हेतु हम समझ रहे हैं। तो पक्ष किसे कहा गया? जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। तो जिसके संबंध में आप अनुमान करते हो वो क्या होता है? वो पक्ष हो जाता है। फिर आ गया साध्य। तो साध्य क्या बताया? जिसे पक्ष के संबंध में सिद्ध किया जा रहा हो, ठीक, वो क्या हो गया? साध्य। फिर आ गया हेतु। तो जिस चिन्ह के द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है। अब देखिए, पक्ष पहला है, ठीक, साध्य में पक्ष की आवश्यकता पड़ रही है, हेतु तीसरा है, इसलिए वहां पर आप देखो कि द्वारा, जिस चिन्ह के द्वारा पक्ष, पहला वाला भी इसमें सम्मिलित है, पक्ष में साध्य का होना, ठीक है। किसी पक्ष में साध्य के होने की सिद्धि या उसको साधने का जो साध्य होगा वो बतलाना ही क्या है? हेतु होता है, समझे। तो जिस चिन्ह के द्वारा पक्ष में साध्य का होना बतलाया जाता है या सिद्ध किया जाता है वो क्या हो गया? वो हेतु हो गया। अब ये क्या है कि ये जो हमने स्लाइड देखी, ठीक है, पक्ष देखा, साध्य देखा, हेतु देखा। अब इसको उदाहरण से समझिए, क्या है उदाहरण। तो पर्वत पर अग्नि है, ये पक्ष हो गया। अब आपने पक्ष को तो समझ लिया भाई, किसी चीज को सिद्ध करने की आवश्यकता होगी तो वो पक्ष होगा, ठीक है। कोई चिन्ह होगा या फिर कोई वस्तु होगी, उसको सिद्ध करना होगा तो वो पक्ष है हमारा। तो अब पक्ष क्या कहता है? पक्ष कहता है कि पर्वत पर अग्नि है, ये हमारा पक्ष है। क्योंकि वहां धुआं है तो चिन्ह है, लिंग या हेतु, ये तीन शब्द आए, चिन्ह, लिंग या हेतु, सब समानार्थक हैं इस कंटेक्स्ट में। तो क्योंकि वहां धुआं है तो धुआं जो है वो एक प्रकार से चिन्ह हो गया। पक्ष है, फिर साध्य है, फिर हेतु है, ठीक है। क्या क्या था? पक्ष है, हेतु है और साध्य है, ठीक है। पक्ष है, साध्य है, हेतु है। अब इसको आप देखिए, ठीक है, धुआं है तो ये एक प्रकार का चिन्ह हो गया। इसी के माध्यम से हम अपने अंतिम उस पे रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो कहाँ, क्या कहा? तो जहां जहां धुआं है यानी पक्ष हो गया अपना, ठीक है। यहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, तो इसमें पक्ष भी आ गया और अपना हेतु भी आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से उदाहरण से आपको ये समझना है कि पर्वत पर जैसे अग्नि है तो वो पक्ष है, वहां पर धुआं है, ये चिन्ह, लिंग या हेतु है, और जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, ये हमारा साध्य हो गया। तो इस प्रकार से हम सिद्ध करते हैं, ठीक। तो अब ये भी सूत्र देखिए, अनुमितिकरणम अनुमानम,
ठीक है, तो क्या बता रहा है अनुमान? क्या है? अनुमितिकरणम। ये एक शब्द में याद रखिएगा, अनुमान क्या है? तो अनुमितिकरणम। अनुमिति करना या फिर अनुमिति करने के लिए जिस करण या साधन की आवश्यकता होगी उसके द्वारा हम अनुमान ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए अनुमितिकरणम अनुमानम। ये एक लाइन में जो है कि अनुमान को समझा दे रहा है यहां पर। ठीक है, अब इसका अर्थ यहां लिखा है कि अनुमति का करण या साधन अनुमान प्रमाण है। क्या है? अनुमान प्रमाण है। अनुमति का करण या साधन या फिर उसका चिन्ह, जैसे भी आप इसको कहें, वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। ठीक है, अब यहां परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। तो परामर्श जन मतलब जो ज्ञान परामर्श से जन्य हो या जो उससे ही प्रस्फुटित होता हो, उससे निकलता हो, ठीक है, वो क्या है? वो अनुमिति है। अब हमने अनुमान तो समझ लिया कि अनुमितिकरणम अनुमानम, जो अनुमिति का करण करे या अनुमिति का करण या साधन हो उसको अनुमान कहा, लेकिन अनुमिति क्या है? तो वो है परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। इसको कैसे समझेंगे? अर्थात परामर्श से उत्पन्न ज्ञान अनुमिति है। तो अनुमिति हमने समझ लिया और हमने अनुमान भी समझ लिया। अनुमिति क्या है? परामर्श से उत्पन्न ज्ञान को हम अनुमिति कहते हैं, और यहाँ पे बताया कि अनुमिति का कारण या साधन अनुमान है। तो अनुमिति और अनुमान, यहाँ दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक, अब एक और चीज देखिए, तो व्याप्ति से युक्त पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं। अब परामर्श क्या है? तो व्याप्ति से युक्त जो पक्ष धर्मता है या पक्ष धर्मता का जो ज्ञान है उसी को हम परामर्श कहते हैं। ठीक, यहां से फिर से देखिए, अनुमितिकरणम अनुमानम, अनुमिति का करण या साधन अनुमान प्रमाण है, और परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति। ठीक, तो यह है आज के लिए इतना ही विद्यार्थी मित्रों। अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। स्वाध्यायः